वेलकम टू बेसिक अड्डा। मैं हूं तौसीफ और आज का वीडियो है रिएक्ट जेएस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि रिएक्ट जेएस का यूज़ करके एक क्रड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। और क्रड एप्लीकेशन क्या है? क्रड एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन में जिसके अंदर में रीड का ऑप्शन हो, एडिट का ऑप्शन हो, ऐड का ऑप्शन हो और डिलीट का ऑप्शन हो, उसे हम बोलते हैं क्रड एप्लीकेशन। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें क्रड फंक्शनैलिटी जो होगी वो क्या हो सकती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग डिस्प्ले कर सकते हैं, उस लिस्टिंग को डिलीट कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है क्रड फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर क्रड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इसी फंक्शनैलिटी को डेवलप करना है और इसके लिए हमें क्या करना है कि एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट जेएस का। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी रिएक्ट जेएस के नए नए फीचर्स हैं वो सब हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे कि रिएक्ट हुक हो गया, और रिएक्ट हुक में बहुत सारे हुक्स हैं जो कि नए हैं, उन सबको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कंपोनेंट्स भी देखेंगे, राउटर भी देखेंगे, और सर्वर से कैसे डेटा गेट करते हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे सर्वर पे डेटा अपडेट करते हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। सर्वर पे डेटा अपडेट करने के लिए और डेटा गेट करने के लिए जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो हमारा जेसन रेस्ट एपीआई, यानी कि फेक रेस्ट एपीआई के लिए उसका नोड मॉड्यूल एक आता है, वो हम यूज़ करेंगे। और जो हमारा एप्लीकेशन यानी कि क्रड एप्लीकेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक एक एग्जांपल है क्रड एप्लीकेशन का। ये बेसिकली एक एडमिन है, और इस एडमिन में क्या है कि जब आप इस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से दिखेगा। ये टेबल फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो कि इसमें कुछ लिस्टिंग आ रही है प्रोडक्ट की। जैसे कि यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, यानी कि इस पे एडिट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, और इस प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसी तरीके से हर एक लिस्टिंग के ऊपर एडिट और डिलीट है। जिस लिस्टिंग को भी आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर सकते हैं, और फिर यहाँ से बटन पर जब आप सबमिट करेंगे तो ये हमारा जो है डेटाबेस के अंदर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ से भी आप ऐड करने के बाद में उसी लिंक पे जा कर के यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फ़ीचर है। एक तो क्रड एप्लीकेशन है हमारा, जो फीचर है जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट की हुई है, जो कि हमारा रीड हो गया। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करके एडिट की हुई है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडिट हो गया। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, तो वो हमारा डिलीट हो गया। यानी कि रीड क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये क्या हो गया, क्रड फंक्शनैलिटी हो गया। उसके अलावा इसको हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है कि कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये जो लिंक्स ऐड किए हुए हैं जिससे कि पेजेस पे जाते हैं, तो वो हमारे उसके लिए हमने राउटर यूज़ किया है। तो राउटर का यूज़ कैसे करते हैं वो आपको पता चलेगा जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ से ऐड करने के बाद में ये वापस से जो नया प्रोडक्ट ऐड होता है और उसको यहाँ पे लिस्ट कर देता है, और इसको रिडायरेक्ट भी यहाँ पे करता है। तो वो रिडायरेक्ट कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हमने राउटर का यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें जो बेसिकली आपको डिस्प्ले मतलब सीखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें इसको हमने एप्लीकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट तो इसका एडमिन हो गया, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, यानी कि क्रड फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है। उसके अलावा एक पार्ट है हमारा जो कि ये नॉर्मल सा पार्ट है। इसमें सिंपल सा एक टाइटल ऐड किया हुआ, वेलकम टू आवर एंगुलर साइट, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रिएक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि टेक्स्ट है ये। ठीक है, तो ये एक पार्ट है जो कि एज ए फ्रंट एंड आप इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है हमारा एडमिन एरिया है, यानी कि एडमिन सेक्शन है, जिसमें आप यहाँ जा कर के
प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट की एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इन सारे पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप बार दिखेगा और साइड बार दिखेगा, ठीक है। बट जो होम पेज है उस पर ये चीज़ें नहीं दिखती, तो इसके लिए स्पेशली हमने अलग से साइड बार और टॉप बार क्रिएट किया है, जो कि उसके लिए भी एक फ़ीचर हमने रैपर का यूज़ करके इसको स्पेशली सिर्फ इन्हीं कंपोनेंट पे डिस्प्ले किया है। तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा कि रैपर कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिकली थीम कैसे क्रिएट करते हैं और वगैरह वगैरह, ये सारे फीचर हैं। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, जब हम कोड करेंगे तो बेसिकली सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा सेम यही चीज़, यही एप्लीकेशन यानी कि करंट एप्लीकेशन हमने एंगुलर के लिए भी डेवलप किया हुआ है, और ये हमारा रिएक्ट के लिए है, और आगे जो है वो हम व्यू के लिए डेवलप करेंगे इस वीडियो के जस्ट बाद, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितना भी कोड हम टाइप कर रहे हैं उन सबको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड किया हुआ है, जो कि गिटहब का URL है। वहाँ जा कर के आप इसके जितना भी कोड है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वहाँ से जा कर के आप मैच कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि रिएक्ट का यूज़ करके हमें क्या करना है कि रिएक्ट क्राफ्ट के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है, ठीक है। जो कि प्रोजेक्ट लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो वो इस तरीके का डिस्प्ले होगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक CLI ओपन करना पड़ेगा, और जिस फोल्डर में आपको इसको क्रिएट करना चाहते हैं उस फोल्डर के अंदर उस CLI को ओपन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है हमारा फोल्डर जिसके अंदर हमें रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि CLI ओपन करना, और CLI के अंदर में इसका पाथ जो है वो आपका ओपन होना चाहिए, ताकि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो वो इस फोल्डर के अंदर में प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सके, ठीक है। तो CLI का मतलब ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो अगर विंडो 10 आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि जिस भी फोल्डर में आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट में आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर उस फोल्डर के अंदर जाना है, और वहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस करना है। जब CMD आप टाइप करेंगे तो CLI ओपन होगा, और यहाँ पे आप पाथ देख सकते हैं कि इस फोल्डर का पाथ है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने जिस भी फोल्डर के अंदर CMD लिखा होगा उसका यहाँ पे पाथ आ गया होगा। आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसी फोल्डर के अंदर में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि कमांड यूज़ करना है React.js प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए जो कमांड आता है वो होता है npx create react app, create dash react app। उसके बाद में जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप रख सकते हैं। उसी नाम पे क्या होगा कि फोल्डर आपका डेवलप होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे react dash crud रखूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको एंटर प्रेस कर देना है। अब ये क्या करेगा कि आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो है थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है कि वेट करना है कि जब तक कि प्रोजेक्ट इंस्टॉल ना हो जाए, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाता है फिर हम वहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है कि ब्राउज़र पे ओपन करना है, और उसके अलावा इसकी जो फाइल्स है उसको हमें एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करना है। तो इसके लिए आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड। तो अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि VS कोड में इसको ओपन करने के लिए सिंपल सा एक कमांड आता है कि सबसे पहले तो आपको जो जिस नाम से अपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया पहले उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टाइप करना है आपको CD और फोल्डर का नाम, यानी कि हमने क्या क्रिएट किया है तो react dash crud, ठीक है। ये हमने फोल्डर क्रिएट किया है, तो इसको टाइप करके एंटर करना है। अब यहाँ पे आप पाथ देख सकते हैं कि उस फोल्डर का पाथ है, ठीक है।
अब आपको VS कोड में ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कोड लिखना है और स्पेस के साथ स्पेस दे देना है, उसके बाद डॉट प्रेस करना है और अब उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जब आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा कि जो आपने प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया हुआ है उस फोल्डर को ये क्या करेगा कि VS कोड के अंदर में यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में इस तरीके से ये ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VS कोड की जितने भी VS कोड के अंदर में जो हमारा प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं react-crud। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इसको डेमो सर्वर पे मतलब इसका जो डेवलपमेंट सर्वर है वो हमें ब्राउज़र पे ओपन करना और इस प्रोजेक्ट को देखना है कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्टार्टर टेम्पलेट है, मतलब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो भी इसका स्टार्टर टेम्पलेट है वो आपका दिखेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा CLI था जहाँ से हमने प्रोजेक्ट ओपन किया था, क्रिएट किया था, अब हमें क्या करना है कि इसको हमें क्लोज़ कर देना है। ठीक है, अब इसको हमने क्यों क्लोज़ कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट सेम चीज़ इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि CLI ओपन होता है। तो हमें क्या करना है कि उस CLI को यूज़ करना है। तो उस CLI को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इस टर्मिनल पे क्रिएट करके न्यू टर्मिनल पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे CLI जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है कि टाइप करना है npm start। ठीक है, इसके बाद एंटर प्रेस करना है। जब आप npm start यहाँ पे इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा कि इस प्रोजेक्ट को ओपन करेगा हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे और उसके लिए हमें एक URL प्रोवाइड करेगा, जिस URL पे हम क्लिक करके ब्राउज़र पे जा सकते हैं और प्लस ये खुद जो है प्रोजेक्ट को अपने आप ब्राउज़र के ऊपर में, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के ऊपर में ओपन कर देता है। ओके, तो अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी URL बनेगा उसका यहाँ पे URL आएगा। ठीक है, तो आप उस URL के ऊपर भी कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप जा सकते हैं या फिर ये खुद प्रोजेक्ट को जो है ब्राउज़र पे ओपन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ब्राउज़र पे ओपन इसने कर दिया है, बट ये क्या हो रहा है कि हमारा जो दूसरा स्क्रीन है उस पर इसने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें कि इस स्क्रीन पे लाने के लिए सिंपली क्या करना है कि इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि लोकल होस्ट 3000 ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है रिएक्ट एप्लीकेशन का, जिस पे क्या करता है ये प्रोजेक्ट को ओपन करता है। तो इसमें लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये नेट की स्पीड और सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है। ओके, तो ये है हमारा स्टार्टिंग टेम्पलेट यानी कि स्टार्टिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट। बिल्कुल बेसिक एक लोगो है और बाकी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि ताकि हमें इजी हो टेक्स्ट एडिटर को ब्राउज़ करने में। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक SRC फोल्डर है। इस SRC फोल्डर के अंदर में हमारे सारे कंपोनेंट और कंपोनेंट्स CSS वगैरह चीज़ें हैं। तो हमें जो चीज़ नहीं चाहिए सबसे पहले हम उसको रिमूव कर देते हैं कि ताकि प्रोजेक्ट जो है हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाए। ठीक है, तो टेस्टिंग हम कर नहीं रहे हैं तो इसके लिए पहले मैं टेस्टिंग को डिलीट कर दूंगा। ओके, उसके अलावा रिपोर्ट वेब पे इसको डिलीट करना है हमें। उसके अलावा ये लोगो, ऐप टेस्ट, ऐप CSS इन सबको भी हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो एक साथ सिलेक्ट करके मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब जब आप इसको डिलीट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 3 फाइलें, एक index.js है, एक app.js है और एक index.css है। ठीक है, और दूसरी चीज़ की जो हमने डिलीट किया है वो सब लिंक है एक दूसरे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले index.js फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने डिलीट किया हुआ है जिसमें से सबसे पहले तो इसे हमें रिमूव करना है। उसके अलावा नीचे में ये जो मेंशन किया हुआ है कमेंट के जस्ट नीचे, तो कमेंट के साथ मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जाना है app.js के अंदर में और यहाँ पे ये जो इंपोर्ट है लोगो यानी और app.css इन दोनों को डिलीट करना है।
उसके बाद में ये जो हेडर पार्ट है इसको भी मैं चाहता हूँ कि कंप्लीटली डिलीट कर दूँ। तो इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे वेलकम टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। अब क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है और जो एरर्स आ रहे थे वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं आपको दिखेगा, केवल वेलकम लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर अब कुछ है नहीं तो इसलिए ये कुछ डिस्प्ले हो नहीं रहा है। ठीक है, सिंपल जो है वेलकम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उन सबको पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद हर एक कंपोनेंट्स के अंदर में हमें जो भी एक्टिविटी करनी है या फिर जो भी मेथड वगैरह ऐड करने हैं वो सब हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और डिस्क्राइब कर दूँ, क्योंकि जो रिएक्ट का जो बेसिक चीज़ है उन चीज़ों को, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, उसको अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो पहले क्या करें, आपकी हमने रिएक्ट के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, उसकी वीडियो है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको रिएक्ट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले आप उसको वॉच कर लें तो आपको ये चीज़ें जो है ईजिली समझ में आएंगी कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं टाइम टू टाइम जो है छोटी मोटी चीज़ों को मैं समझाता रहूँगा। ओके, तो अभी क्या करना है कि हमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि एक हमारा मेन है और एक है एडमिन सेक्शन। ठीक है, एक मेन सेक्शन है और एडमिन सेक्शन है। मेन सेक्शन में क्या है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें क्या करना है, व्यूज़ क्रिएट करने हैं और कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। तो व्यूज़ और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ही चीज़ है, बट उसको हमने एक अलग अलग कीवर्ड के टाइप से नाम दिया हुआ, व्यूज़ और कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को जितना से जितना हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जितना छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स आपका साइड बार भी हो सकता है एप्लीकेशन का, कंपोनेंट्स आपका फुटर भी हो सकता है, कंपोनेंट आपका हेडर भी हो सकता है, या फिर एक छोटा सा बटन वो भी आपका कंपोनेंट्स हो सकता है। ठीक है, तो आप जितना छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे वो सबको आप कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। अगर एक बटन आपने कहीं पे क्रिएट किया हुआ है और उसको मल्टीपल जगह यूज़ करना है, उसको एज ए कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है आपने, तो उसको आप कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर पूरा एक साइड बार आपने क्रिएट किया हुआ है एज ए कंपोनेंट, तो उसको आप कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल जो पेजेस होते हैं उसको भी हम कंपोनेंट बोलते हैं, और भी व्यूज़ भी बोल सकते हैं और पेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे वो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मेन नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं और एक एडमिन नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेन के अंदर में क्या होगा कि मेन कंपोनेंट जो हमारा है वो हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो SRC के अंदर में आपको क्या करना है कि न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर होगा क्या, मेन नाम का यानी कि फोल्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इस मेन नाम के फोल्डर के अंदर में क्या करना है आपको कि एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। आप इसे व्यूज़ भी बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, उसका नाम हम रख रहे हैं यहाँ पर main.js। ठीक है, इस main.js के अंदर में जाना है और यहाँ पे आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उस फंक्शन को आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें टाइप नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टाइम जो है बचाना है और वीडियो छोटा से छोटे पार्ट में कम से कम में इस पूरी चीज़ों को हमें कवर करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे रिएक्ट का एक एक्सटेंशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे एक्सटेंशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे जो एक्सटेंशन है उसको मैंने इंस्टॉल यहाँ पे किया हुआ है। इसमें आपको मिलेगा एक ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है, प्लगइन है, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट कमांड अगर यूज़ करेंगे तो ये आपका जो है कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट करेगा, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करेगा, बाकी के बहुत सारी फीचर हैं इसके, वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपल टाइप करता हूँ
ओके, RFCE ये आपको टाइप करना और आपको एंटर करना। जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि कंपोनेंट को आपको क्रिएट करेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करता है ये कि रिएक्ट से मतलब रिएक्ट को इंपोर्ट करता है, उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करता है और फंक्शन का यहाँ पे नाम वगैरह भी डिफाइन करता है। और नाम ये कैसे डिफाइन करता है, जिस नाम का आपने यहाँ पे फाइल का नाम रखा हुआ वही नाम से यहाँ पे ये क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके इसको एक्सपोर्ट करता है इस फंक्शन को। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिटर्न लिखा हुआ, रिएक्ट के रिटर्न के अंदर में HTML लिखा हुआ है। तो ये दिख तो HTML रहा है बट ये HTML नहीं है, इसको क्या कहते हैं React.js बोलते हैं, यानी कि RxJS बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यानी कि आप इसको सिंपल HTML ही समझे। ठीक है, तो HTML यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसके अंदर जो भी HTML हम लिखेंगे वो हमारा ब्राउज़र पे जो है वो एज HTML डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया, यानी कि मेन कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब ये आपका बड़ा एक साइड बार भी हो सकता है या एक छोटा बटन भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे मुझे HTML प्रिंट करना है, यानी कि जो मैसेज हमें ऐड करना है वो मैसेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ वेलकम टू आवर एंगुलर साइट। ठीक है, तो ये एंगुलर नहीं है बेसिकली, क्योंकि रिएक्ट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एंगुलर प्रोजेक्ट से मैंने कॉपी किया था इसलिए ये यहाँ पे एंगुलर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इस तरीके से ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, एक मेन और एक एडमिन। ठीक है, तो मेन तो हमने क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि एक एडमिन फोल्डर क्रिएट करना है, सेम जैसे हमने मेन क्रिएट किया था उसी तरीके से src फोल्डर के अंदर में, और इसका नाम हमने रखा हो एडमिन। ठीक है, अब इस एडमिन के अंदर में हमें जो है व्यूज़ वगैरह क्रिएट करने हैं। तो व्यूज़ यानी कि कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे उन सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारा कौन सा होगा, पोस्ट्स JS यानी कि प्रोडक्ट्स JS, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब की लिस्टिंग जो है इस कंपोनेंट में ऐड होगा। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए सेम जो अभी हमने कमांड ऐड किया था, यानी कि RFCE। ठीक है, ये टाइप करके आपको एंटर कर देना, ये आपका प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। ओके, और ये हमारा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब इसके अलावा हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो उसका नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं एडमिन के अंदर में न्यू फाइल, और इसका नाम प्रोडक्ट create.js। ठीक है, इसके अंदर सेम वही चीज़ RFCE और उसके बाद में एंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, सेव। और अब जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है हमारा मतलब कंपोनेंट जो है वो है हमारा प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं न्यू और इसका नाम मैंने रखा प्रोडक्ट edit.js। ठीक है, इसके अंदर सेम उसी तरीके से RFCE टाइप करना है आपको, और उसके बाद में क्या करना है कि एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा एडिट प्रोडक्ट। ओके, सेव। ओके, अब क्या करना है हमें कि ये तो हमारा प्रोडक्ट जो था वो क्रिएट हो चुका है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपोनेंट्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको अगर याद हो तो हमने टॉप बार यानी कि टॉप मेन्यू वगैरह ऐड किया था और साइड में हमारा साइड बार आ रहा था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो भी हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसको हमने एज ए कंपोनेंट नाम दिया हुआ है और इसको हमने एज ए व्यू नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो हम कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है, यानी कि नेव और साइड बार क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एडमिन के अंदर में न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसके अंदर में कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर हमने क्रिएट किया। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट देखने में थोड़ा अच्छा होता है और प्रोजेक्ट जितना भी मॉड्यूलर हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है,
तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अब इसके अंदर में दो कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं, जो कि हमारा होगा क्या, साइड बार। तो इसके लिए हमने लिखा हुआ साइड बार डॉट JS, ठीक है। और इस साइड बार डॉट JS के अंदर सेम उसी तरीके से RFCE टाइप करना है और उसके बाद में इंटर प्रेस कर देना है। ये हो गया हमारा साइड बार, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं। दूसरा है हमारा कौन सा, नेविगेशन के लिए Nave.js। Nave.js जो है वो हमारा टॉप में आएगा, टॉप बार भी आप इसको बोल सकते हैं, जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने रखा Nave.js, ठीक है। इसके अंदर सेम उसी तरीके से RFCE और फिर एंटर। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, नेव, या फिर आप इसको हेडर वगैरह जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। अभी क्या है कि सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको हमें डिस्प्ले करना है ब्राउज़र के ऊपर में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा एज ए राउटर, ठीक है। तो एज ए राउटर जब आप इसको ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि जिस भी लिंक पे क्लिक होगा वो कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो ये सारे जो है app.js फाइल पे जो है डिस्प्ले हो जाएंगे। वो चाहे मेन हो या फिर आपका प्रोडक्ट्स हो या फिर प्रोडक्ट एडिट हो या फिर प्रोडक्ट क्रिएट हो या फिर नेविगेशन हो या फिर साइड बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट के साथ डिफ़ॉल्ट में राउटर इंस्टॉल नहीं होता, उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो राउटर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे app.js फाइल के अंदर में हम अपना जो भी हमें वर्क करना है, यानी कि जो भी राउटर क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि राउटर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें CLI ओपन करना पड़ेगा। तो इस CLI में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो रन कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दूसरा CLI ऐड करता हूँ। तो इस प्लस के पास जो ये एरो देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हमें क्या करना है कि रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना है। रिएक्ट राउटर डॉम क्या है, ये प्लगइन है जो कि हमें प्रोवाइड कराएगा राउटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है रिएक्ट राउटर डॉम NPM, ठीक है, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर। तो इस तरीके से ये गूगल पे आपका ओपन होगा। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इसमें सारी चीज़ें डिफाइन की हुई है रिएक्ट राउटर से रिलेटेड, ठीक है, या इंस्टॉलेशन का हो या फिर इसको कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो है ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि npm install -- save रिएक्ट राउटर डॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ npm i से इंस्टॉल, और जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है वो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम। इसको बस एंटर करना है। अब ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा कि रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तब तक के क्या करते हैं कि जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक के हम बाकी का प्रोसीजर इस पे ऐड करते हैं और जो भी पेजेस हैं उसको हम यहाँ पे लिंक करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिंक करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे हमें करना है कि इस पे रिएक्ट इंस्टॉल इंपोर्ट करना है आपको, और उसके बाद क्या करना है कि जो आपका रिएक्ट राउटर डॉम है उसको आपको इंस्टॉल करना है, मतलब इंपोर्ट करना है, ओके। तो रिएक्ट राउटर डॉम मतलब रिएक्ट राउटर को इंपोर्ट करना है और उसमें से आपको इंपोर्ट करना है क्या, ब्राउज़र राउट और उसके बाद में राउट, ठीक है। ये दो चीज़ को इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट करने के बाद में ये जो हमारा वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पे इस ब्राउज़र राउट को कॉपी करके ऐसे टैग, कस्टम टैग हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर में आपको क्या करना है कि जितने भी हमारे
कंपोनेंट्स आएंगे उनको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और उनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज़ करना पड़ेगा ये जो हमने राउट इंपोर्ट किया हुआ इसका, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको जो राउट है उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में इस तरीके से इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी, एक तो पाथ जो कि हमारा यूआरएल होगा, और उस यूआरएल को जब हम ओपन करें ब्राउज़र पे तो कौन सा कंपोनेंट ओपन होगा वो चीज़ हमें डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पाथ डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन है हमारा कंपोनेंट उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसका पाथ जो है वो क्या होगा, स्लैश होगा, ठीक है। यानी कि मेन रूट पे हमारा क्या होगा कि कंपोनेंट जो है वो ओपन होगा कौन सा, मेन, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे कंपोनेंट डिफ़ाइन करने हैं। तो कंपोनेंट जो है वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा मेन कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है मेन, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसका नाम हमने मेन ही रखा था, ठीक है। तो ये मेन हो गया। अब आपको इस मेन को क्या करना है कि इंपोर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे ये इंपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैसे इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा कंपोनेंट का नेम होता है जो कि उसका ऑप्शन नहीं आता है, तो वो हमें खुद से इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, खुद से हमें इंपोर्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेन को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ओके। तो मेन को हमने इंपोर्ट किया है कहाँ से, ये जो हमारा मेन फोल्डर के अंदर जो main.js है यहाँ से, ओके। अब हमें क्या करना है कि बाकी के जो हमारे कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो सबसे जो एडमिन है उसके अंदर का जो सबसे पहला वाला कंपोनेंट है वो हमें ऐड करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसका जो पाथ होगा वो होगा क्या, admin/products, ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, मतलब इस पाथ को जब हम एक्सेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये हमें कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कराएगा, यानी कि प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से आप टाइप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने जो हमारा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। बट ये इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं करना है, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया हुआ है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ऐड करना है और उसके अंदर मेन ऐड करना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट को भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जैसे आप टाइप करेंगे तो ये नीचे में सजेशन देगा, ठीक है। आप इस पर जैसे एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा उस कंपोनेंट को, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो हमने क्रिएट का कंपोनेंट ऐड किया हुआ है, एडिट का किया हुआ है, ठीक है, उन सबको भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐड करना है। तो हम प्रोडक्ट्स का तो हमने ऐड कर दिया, अब हमें एडिट का और क्रिएट का ऐड करना है, ओके। तो प्रोडक्ट्स के बाद में मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे क्रिएट का, ठीक है। तो इसका पाथ होगा क्रिएट, एडमिन के बाद में क्रिएट होगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ products/create, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें इंपोर्ट करना है, तो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के बाद में इसके साथ में हम क्या टाइप करेंगे, प्रोडक्ट्स, नाम हमने क्या रखा हुआ इसका, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्रिएट नीचे में देख सकते हैं सजेस्ट कर रहा है, इसको एंटर कर देना है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से products/id/edit, ठीक है। ये क्या हो, एडिट करने के लिए, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट पे हम जो भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी ब्राउज़र में पास होगी और उसके बाद में लिख करके आएगा ये एडिट, ठीक है। और इस आईडी जो यहाँ पे पास होगी ये डायनेमिक होगी, जिस पर हम क्लिक करेंगे उसकी आईडी होगी, और इस आईडी का यूज़ करके हमें क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को एडिट करना है,
ठीक है, और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो उसके लिए जो कंपोनेंट है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट के साथ में एडिट है, तो इसको क्लिक करना है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट मतलब कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करने के बाद में ये यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद में ब्राउज़र पे जो है ये हमें व्यूज़ जो है इसका डिस्प्ले करे। अब अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश जो हमारा पाथ है मेन, इस पर लिख कर क्या आ रहा है, वेलकम टू आवर रिएक्ट साइट। ठीक है, यानी कि मेन कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, अगर अब मैं पाथ के अंदर में यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट्स आ रहा है और साथ के साथ वेलकम टू आवर रिएक्ट साइट आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्लैश के साथ अगर क्रिएट ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, वेलकम टू आवर साइट भी आ रहा है, प्रोडक्ट्स भी आ रहा है और क्रिएट प्रोडक्ट भी आ रहा है। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं क्रिएट के साथ में अगर मैं एडिट ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसमें हमें आईडी ऐड करनी पड़ेगी, तो आईडी में कुछ भी मैं 2-3 कुछ भी ऐसे डाल करके एडिट। ठीक है, तो अभी यहाँ देख सकते हैं कि एडिट कंपोनेंट ओपन हो रहा है, इसके साथ में प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और ये जो वेलकम मैसेज है यानी कि ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों कंपोनेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है कि जिस भी हम URL जिसका भी हम टाइप कर रहे हैं, यानी कि हमने अभी एडिट क्या किया हुआ तो सिर्फ एडिट प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सपोज़ करूँ कि क्रिएट क्या किया हुआ तो सिर्फ यहाँ पे क्रिएट का आना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, तो इसका ये रीज़न है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लैश है। ठीक है, ये स्लैश सबके स्टार्ट में ऐड है, तो ये क्या कर रहा है कि इसके पाथ में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि स्लैश है तो कौन सा हमें ओपन करना है, तो ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा कि इसको समझ में आया कि नहीं। अगर स्लैश है तो क्या करना है कि स्लैश यानी कि एग्जैक्ट जो स्लैश में जो ओपन होना है वही ओपन होना है। ठीक है, तो अगर इसको सेव कर देंगे एग्जैक्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं क्रिएट पे हूँ तो अब यहाँ से मेन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने उसके ऊपर एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट पाथ दे रहा हूँ, तब ये मेन आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे स्लैश के साथ प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स आ रहा है। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट्स के आगे की चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि क्रिएट में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आ रहा है और क्रिएट भी आ रहा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं एडिट ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट की जगह पे एडिट आएगा और प्रोडक्ट्स भी आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी इन दोनों में उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि एग्जैक्ट को कॉपी करना है और बाकी के सारे पाथ में इस तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, सेव। अभी क्या है कि अभी इसको जो भी एग्जैक्ट पाथ जो हम एक्सेस करेंगे वो क्या करेगा, उसी एग्जैक्ट पाथ पे उस कंपोनेंट को ओपन करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हम क्रिएट पे, अगर हम कुछ भी डमी टाइप करके स्लैश एडिट अगर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एडिट प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सिंपल प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ तो ये प्रोडक्ट्स ओपन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राउटर काम करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि राउटर तो हमने ऐड कर दिया है और राउटर का यूज़ करके हमने लिंक्स जो है जो भी कंपोनेंट थे उनको हमने लिंक कर दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि मेन को छोड़ करके, मेन कंपोनेंट को छोड़ करके एडमिन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हमें 2 कंपोनेंट ऐड करने हैं। ठीक है, 2 कौन से कंपोनेंट ऐड करने हैं, तो वो है हमारा नेव और साइड बार, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जाना पड़ेगा app.js। ठीक है, अगर इस app.js के अंदर में आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि चलो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर में मैं ऐड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पे आए क्या, नेविगेशन जो है वो आए और साइड बार आए। ठीक है, तो वो क्या होगा कि सिर्फ इसी कंपोनेंट पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि
जितने भी कंपोनेंट हैं यानी कि मेन को छोड़ करके सब पे वो चीज़ें कॉल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि app.js जो है यहाँ पे हमें जो हमारा राउटर है इसके ऊपर हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हमें जो हमारा नेव कंपोनेंट है वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं टाइप करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेव और इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको आपको इंपोर्ट करना है, किसको, नेव कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं मेन के बाद क्या करता हूँ कि इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में जो हमारा कंपोनेंट का नाम है यानी कि नेव, उसके बाद में फ्रॉम, इस तरीके से आपको टाइप करना है और इसमें उसका पाथ डिफाइन करना है। ठीक है, तो पाथ क्या होगा, // ये बाहर चला जा रहा है तो इसको क्या करना है आपको, ./ अगर आप करेंगे तो ये एडमिन के अंदर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लैश डिफाइन करेंगे तो ये कंपोनेंट्स के अंदर में जाएगा, उसका स्लैश डिफाइन करेंगे तो ये नेव में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेव यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट है, प्रोडक्ट्स पे तो आएगा ही, उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब पे आएगा, जैसे कि क्रिएट हो गया, एडिट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, अब इन सब पे तो आएगा, साथ के साथ ये जो है वो हमारा यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, यानी कि मेन पे भी आएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेव के बाद अगर साइड बार ऐड करता हूँ तो ये क्या होगा कि ये भी जो है सारे कंपोनेंट पे डिस्प्ले होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन के अंदर जितने सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है, उन पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसका ये साइड बार है और उसका ये नेव है, मेन का नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रैपर कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप एज ए थीम भी बोल सकते हैं, एज ए टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वो टेम्पलेट जब हम क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे नेव को और साइड बार को। ठीक है, और वो नेव और साइड बार जो है, मतलब वो टेम्पलेट जो है जिस जिस कंपोनेंट में यूज़ होगा उस कंपोनेंट में क्या होगा कि अपने आप नेव और साइड बार जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे हमने ये कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या करना है कि रैपर कंपोनेंट भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रैपर कंपोनेंट को, जो ये हमारा एडमिन है, ठीक है, इसके अंदर में न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे wrapper.js इसका हमने नाम रखा हुआ। ठीक है, इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि रैपर हमने नाम रखा है इसलिए हमने इसका wrapper.js रखा हुआ। ठीक है, आपको जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम रख सकते हैं। ओके, तो अब रैपर हमने यहाँ पे ऐड कर, मतलब नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सेम जैसे रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि RFCE, सेम उसी तरीके से हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस कंपोनेंट के अंदर में हमें कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या है, जैसे कि नेव बार है और साइड बार है। ठीक है, उन दोनों को हमें इसके अंदर में डिफ़ाइन कर देना है। और ये क्या होगा कि ये पूरा एक टेम्पलेट स्ट्रक्चर है जो कि हमारा बाकी के पेज पे कॉल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली नेव बार डिफ़ाइन कर देते हैं, जो कि हमने कहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, ऐप के अंदर में। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और उसके बाद इस रैपर के अंदर में हम क्या करते हैं कि सिंपली इस डिव के अंदर में नेव डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो हमने इंपोर्ट किया हुआ नेव को, यहाँ से हम इसको रिमूव करके इसको सेव कर लेते हैं मेन को, मतलब app.js जो है उसको, और फिर इस रैपर के अंदर में हम यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हमें पाथ जो है वो हमें नेव का यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ क्या होगा, स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश नेव।
ठीक है, ये हमारा नेव का पाथ हो गया, क्योंकि दोनों फाइल जो है इसी एडमिन के अंदर में है। ठीक है, एक कंपोनेंट्स के अंदर में और एक कंपोनेंट्स के बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा नेव यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा रैपर है इसके अंदर में हमें क्या करना है कि यहाँ पे डिफाइन करना है प्रॉप्स। ओके, और उसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारा नेव हो गया, अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक डिव हमें ऐड करना है। ठीक है, या फिर डिव अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो भी, बट डिव मैं ऐड कर देता हूँ कि ताकि आपको समझने में जो है इजी होगा। ठीक है, ये डिव हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस डिव के अंदर में मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा prop डॉट चिल्ड्रेन। ओके, अब ये prop डॉट चिल्ड्रेन क्या है, जो जिस कंपोनेंट को हम रैप करेंगे इस रैपर से, वो कंपोनेंट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने नेव डिफाइन किया हुआ है, तो उस कंपोनेंट पे नेव डिस्प्ले हो जाएगा अपने आप। ठीक है, कैसे होगा, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में क्या करते हैं कि चलते हैं जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि एडमिन के अंदर में जो हमारा प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट्स पे हम इस रैपर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो रैपर है यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ फंक्शन नेम को, और चलते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में क्या करना है आपको कि ये जो डिव आ रहा है आपको, इस डिव की जगह पे हम सिंपल एक रैपर को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो हमने रैपर ऐड किया है, ठीक है, अब इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए सेम इस रिएक्ट के बाद जैसे हमने इंपोर्ट किया हुआ, ये यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे रैपर को। ठीक है, अब ये दोनों क्या है कि एक ही फोल्डर के अंदर में है, तो यहाँ पे ./रैपर लिखा जाएगा। ठीक है, और .js नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया हमने। अब अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेव बार है नहीं। ठीक है, अब अगर मैं /प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, एडमिन /प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हेडर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे /क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे आपको हेडर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्रिएट कंपोनेंट जो है वो हमारा रैप नहीं हुआ, किससे? इस रैपर से। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रिएट है उसको भी हम इस तरीके से रैप कर देते हैं, और उसके बाद एडिट जो है इसको भी हम रैप कर देते हैं। और कौन सा बचा? हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, सेम उसी तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं क्रिएट में भी और फिर एडिट में भी। ठीक है, सेव करते हैं एडिट को, सेव करते हैं क्रिएट को, और प्रोडक्ट्स हमारा ऑलरेडी जो है वो सेव है। ठीक है, अब अगर आप क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडर है। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेडर है। ठीक है, और अगर आप कुछ भी लिख करके अगर आप एडिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हेडर जो है ये एडिट पे है। ठीक है, अब अगर मुझे साइड बार ऐड करना है तो क्या मुझे हर एक पेज पे जाके चेंज करना है? नहीं। अब हमें सिंपल क्या करना है कि इस रैपर में जाना है, और इस रैपर में हम क्या कर सकते हैं कि साइड बार हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इस डिव के जस्ट ऊपर में अगर मैं यहाँ पे साइड बार डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इस साइड बार को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जितने भी कंपोनेंट्स को हमने रैपर से रैप किया उन सब पे ये साइड बार दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हेडर, साइड बार। उसके बाद में अगर आप इस तरीके से अगर आप क्रिएट पे जाएंगे तो क्रिएट पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप बाहर निकल करके डायरेक्टली मेन रूट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल वेलकम लिखेगा मिलेगा। ठीक है,
तो स्लैश करके वापस हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा HTML है वो उसको हम यहाँ पे रैपर के अंदर में ऐड कर देते हैं, जिस हिसाब से हमारा पेज होना चाहिए कि ताकि हम डायरेक्टली CSS पेस्ट करें और पूरा लेआउट जो है वो हमारा सही हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम सबसे पहले इसके अंदर HTML क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा डिव है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से रिमूव कर देता हूँ और इसको इस तरीके से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको बोलते हैं घोस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये जब ब्राउज़र पे रन करेगा तो ये डायरेक्टली नेव आएगा और बाकी की चीज़ें आएंगी, ये डिव जो था अभी वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं कोड पेस्ट करने वाला हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट मैं यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, इस कोड के अंदर में आप देख सकते हैं कि हमारा नेव कंपोनेंट हमने ऊपर में कॉल किया हुआ है और उसके बाद एक हमने डिव ऐड किया हुआ है जिसका नाम है रैपर, ठीक है। इस रैपर के अंदर एक डिव है और दूसरा डिव यहाँ पे। फर्स्ट डिव जो है ये क्या, कौन सा, लेफ्ट कंटेंट, और उसके बाद दूसरा जो है वो राइट कंटेंट, ठीक है। इन दोनों के अंदर में हमने डिफाइन किया हुआ, एक के अंदर में साइड बार आ रहा है हमारा और उस एक के अंदर में प्रॉप डॉट चिल्ड्रेन आ रहा है, यानी कि जो भी लिंक्स पे हम विजिट करेंगे वो हमारा इस राइट कंटेंट के अंदर वो सारे कंपोनेंट जो है इसकी जगह पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इसको अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पे ब्राउज़र पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये तो सिंपल डिव जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डिव ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि कुछ CSS है जो कि हर एक पेज पे हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने डायरेक्टली क्या किया हुआ है कि ये जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है, इसके अंदर में हमने कुछ CSS ऐड किया हुआ है। तो वो CSS को मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि ताकि CSS जो है वो हमें बार बार लिखना ना पड़े और सीधा हम क्लास जो है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उन क्लास को हम मतलब सिर्फ HTML को डिस्प्ले करेंगे और उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ क्लास नेम लिखेंगे और वो क्या होगा कि सारा CSS जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो अपने आप वो हमारा एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं CSS जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये CSS जो है हमने गिटहब से कॉपी किया है। तो आपको जो है गिटहब पे जा कर के इसको ये चीज़ मतलब आपको गिटहब से मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका URL हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, ओके। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लेआउट में जो है डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि एक तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और साइड बार जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और हेडर जो है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा हेडर है इसको हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि नेव को। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपल HTML कोड है इसका, जो कि मैं यानी कि नेव बार का वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेव बार कहाँ पे है, नेव बार है हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में nev.js के अंदर में, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि HTML कॉपी करके ये जो हमारा डिव है इसकी जगह पे सीधे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत सिंपल सा HTML है, इसमें कुछ वैसा है नहीं। एक डिव है जिसके अंदर हमने नेव बार लिखा हुआ क्लास मतलब ऐड किया हुआ, उसके बाद एक डिव के अंदर हमने टाइटल ऐड किया हुआ जिसके अंदर क्लास नेम जो है वो टाइटल है, दूसरा UL है जिसके अंदर क्लास नेम हमने टॉप नेव लिखा हुआ है। और ये सारी जो क्लास नेम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी CSS ऑलरेडी हमने पेस्ट कर दी है, ठीक है। उसके बाद एक LI है जिसके अंदर में लिंक है, लिंक क्या है, लॉग आउट का। ये कोई हमारी फंक्शनैलिटी है नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। अगर फंक्शनैलिटी होती तो इसके ऊपर हम कोई मेथड वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्लेन HTML है तो इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही सेव कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा हेडर जो है वो हो गया। अब हमारा जो साइड बार है उसके ऊपर में हमें क्या करना है कि साइड बार के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, साइड बार .js में जाना है और यहाँ पे भी सिंपल HTML है, बस उसमें क्या है कि राउटर लिंक का हमने यूज़ किया हुआ है। तो वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या है। पहले मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि एक डिफ यहाँ पे कॉल हो रहा है जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद एक यूएल टैग है, उसके अंदर में ये क्लास है साइड मेन्यू, उसका यूएल क्लोज, उसका बाद एल आई। अब इसके अंदर में क्या है कि दो लिंक्स है जिसको यूज़ किया गया है, लिंक रिएक्ट का लिंक यूज़ किया गया है। उसके अंदर 2 लिखा है, 2 के अंदर में यहाँ पे पाथ डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स का लिंक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले है और यहाँ पे पाथ है जो कि हमने कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, app.js में। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि admin/products और admin/products/create। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि साइड बार के अंदर में ये लिंक ऐड है। अब अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो कंपोनेंट जो है ओपन हो जाएगा। कहाँ पे, जो भी प्रोजेक्ट है वो हमारा रैपर के अंदर में, यहाँ पे props.children यानी कि इस राइट कंटेंट डिव के अंदर में। ठीक है, तो ये लिंक तो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ, बट ये लिंक वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको इंपोर्ट कहाँ से करना है, इसको इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, कैसे, तो इस तरीके से इंपोर्ट के बाद यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिंक लिखना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, इसको अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अब इसका जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट्स पे हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। आप अगर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारे पास जो राउट बचता है वो एडिट का बचता है। तो जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे तो उसके ऊपर में हम क्या करेंगे कि क्लिक करके एडिट जो है प्रोडक्ट को एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो वर्क करना है वो करना है प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि बाकी की चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट्स पे क्या होगा कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग आएगी हमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए प्रोडक्ट का डेटा बेस होना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए। उस डेटाबेस से हम क्या करेंगे कि API कॉल का यूज़ करेंगे और उस API कॉल के थ्रू जो है वहाँ से डेटाबेस से डेटा गेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेटाबेस जो है वो कोई डेटाबेस है नहीं, तो हमने खुद का डेटाबेस यूज़ किया हुआ है, जिसके लिए हमने जेसन सर्वर का यूज़ करके जो है हमने उसको यूज़ किया हुआ है, यानी कि जेसन रेस्ट API का यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टाइप करना है जेसन सर्वर npm। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये है वो पैकेज जो हमें क्या करता है कि डमी जो है API क्रिएट करके देता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस से डेटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल सा पैकेज है, इसको आपको ये कमांड यूज़ करना है CLI के अंदर और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, -G यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ग्लोबली का मतलब ये है कि एक बार आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आप अपने सिस्टम के अंदर कोई सा भी प्रोजेक्ट क्रिएट करें, वो चाहे रिएक्ट का हो, वो चाहे व्यू का हो, या फिर वो एंगुलर का हो। ठीक है, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो और कितना भी प्रोजेक्ट हो, जिसके अंदर भी आप चाहें उसके अंदर में इसको एज ए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको पहले इसको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि एक फ़ाइल क्रिएट करना है, उसका नाम क्या है, db.json। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा मेन रूट है रिएक्ट CRUD, इसमें हमें क्या करना है कि मेन रूट पे यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फोल्डर। ठीक है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ डेटा। ठीक है, इस डेटा के अंदर में क्या करना है आपको कि इस तरीके से db.json फाइल क्रिएट करनी है, और इस db.json के अंदर में क्या करना है कि आपको डमी डेटा ऐड करना है जो कि JSON फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके अंदर में क्या हो रहा है कि पोस्ट जो है डेटा है, उसके बाद एक एरे के अंदर में मल्टीपल पोस्ट जो है इस तरीके से एज ए ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इसके अंदर में क्या है, ID है, टाइटल है और ऑथर है। ठीक है, यानी कि आपका जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे ऐड करना है, और उस डेटा के अंदर जितने भी डेटा होंगे उनको इस तरीके से ऐड करके उसके अंदर जो भी की होगा वो की और उसका वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है अभी वो कौन सा है, तो वो डेटा है हमारे पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें प्रोडक्ट्स नाम का डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हमारे
जो हमारा कोड का URL है यानी कि गिटहब का URL, वहाँ पे एक फ़ाइल है db.json, ठीक है, यानी कि जो फाइल है वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। तो वहाँ से मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर में डायरेक्टली हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें टाइप ना करना पड़े, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट्स है, उसके बाद एरे है और एरे के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और हर एक प्रोडक्ट्स के अंदर में आईडी है, उसकी टाइटल है और उसका इमेज का URL है, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस जो जिस पे हम हिट करेंगे जब URL पे, तो ये क्या होगा कि हमें डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है कि हमें एज ए डेटाबेस यूज़ करने के लिए इसको वॉच करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक कमांड आता है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जेसन सर्वर, ठीक है, /watch db.json, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि एक CLI यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करना है कि आपको यहाँ पे पाथ होना चाहिए इस डेटा फोल्डर का, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे cd स्पेस डेटा एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे पाथ जो है वो क्या है, डेटा का है। अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, ठीक है। किसको करना है, तो इसको करना है। आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव करके इसको हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा कि URL जो इसका रिसोर्सेज है यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उसको ये ओपन करेगा 3000 URL पे, ठीक है। तो 3000 पे हमें उसको ओपन नहीं करना है क्योंकि 3000 पे ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहा है, यानी कि रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट जो होता है उसका पोर्ट जो होता है वो 3000 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्या होगा कि 3000 पे, यहाँ पे देख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 पे ये ओपन करेगा, ठीक है। स्लैश यहाँ पे जैसे पोस्ट है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पे कमांड डाला हुआ है इसके बाद हमें क्या करना है कि डैश पोर्ट फ्लैग ऐड करना है और उसके बाद जो भी आप पोर्ट रखना चाहते हैं वो आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं 33004 यानी कि 3004 रख रहा हूँ इसका पोर्ट, ठीक है। अब इसको अगर आप एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट 3004/products, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ए जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमने इस db.json के अंदर में ऐड किया था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको वॉच करता रहेगा। अगर हम कुछ भी इस डेटाबेस के अंदर में यानी कि इस फाइल के अंदर में ऐड करते हैं या फिर एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं तो ये हमें इसको अपडेट करता रहेगा इस URL को, ठीक है, यानी कि इस डेटा को। तो अब हमें क्या करना है कि डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। अब हमें जो हमारा ये प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर में क्या करना है कि इस URL पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है और रिक्वेस्ट सेंड करके क्या करना है हमें कि डेटा गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें जाना है कहाँ पे, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर में, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ बाकी के कंपोनेंट्स को कि ताकि हमें जो है कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे URL को हमें कॉल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रिएक्ट का हुक यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको यानी कि हुक को, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है और ये जो रिटर्न हो रहा है इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है कि यूज़ करना है किसको, तो यूज़ इफेक्ट को, ओके। यूज़ इफेक्ट फंक्शन को इस तरीके से हमें क्या करना है कि यूज़ करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा यूज़ इफेक्ट फंक्शन हो गया इस तरीके से। अब इसके अंदर में हमें क्या करना है कि एक एरो फंक्शन क्रिएट करना है इस तरीके से। अब इस एरो फंक्शन के अंदर में क्या करना है आपको कि जो आपका डेटा है मतलब API कॉल है वो ऐड करना है, ठीक है। उससे पहले ये जो हमारा ब्रैकेट है इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से कॉमा ऐड करना है। कॉमा के बाद में एक
ब्रैकेट ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली यूज़ इफेक्ट जो है ये लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, और इसको और डिटेल में अगर आपको जानना है तो जा कर के रिएक्ट की जो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है उसमें जाइए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो रिएक्ट है इसके पास इस तरीके से आपको कॉमा ऐड करना है, कॉमा के बाद ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यूज़ इफेक्ट ऐड कर देना है। ठीक है, तब ये आपका वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में हमें क्या करना है, डेटा गेट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का फेच मेथड आता है। ठीक है, वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से फेच मेथड क्रिएट करेंगे, और इस फेच मेथड के अंदर में क्या करना है कि सबसे पहले हमें इस तरीके से कोड ऐड करना है, और इस कोड के अंदर में जो हमारा पाथ है एपीआई का पाथ, वो हमें यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब इस पाथ पे क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट जब ये सेंड करेगा तो उसके बाद जो डेटा आएगा उसको क्या करना है हमें कि इस कंपोनेंट के अंदर में एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है। उस लोकल वेरिएबल के अंदर में इस डेटा को हमें स्टोर करना है। ठीक है, और फिर उस वेरिएबल का यूज़ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको जो हम लोकल डेटा यूज़ करते हैं उसके लिए एक एक हुक आता है जिसका नाम है यूज़ स्टेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूज़ स्टेट को यूज़ करने के लिए इस तरीके से कॉन्स्ट टाइप करना है, कॉन्स्ट के बाद में ब्रैकेट टाइप करना है, और ब्रैकेट के बाद में इक्वल में यूज़ स्टेट। ओके, तो यहाँ पे यूज स्टेट जो है वो आ गया, और यहाँ पे इसने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो यूज स्टेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर में दो चीज़ें आती है, एक तो वेरिएबल नेम और एक होता है फंक्शन नेम। ठीक है, तो वेरिएबल नेम हमारा कौन सा है, वेरिएबल जो है वो हमारा रहेगा क्या, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसको अपडेट करने के लिए एक फंक्शन जिसको हम टाइप करते हैं इस तरीके से, सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से जो भी नाम होता है उसी के साथ में हम यहाँ पे सेट लगा करके उसको इस तरीके से कैप्स में ऐड करके टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और इस वेरिएबल को हमें चेंज करने के लिए एक फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम है सेट प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसी तरीके से मतलब क्रिएट होता है। ठीक है, और अभी इस यूज स्टेट के अंदर में क्या होता है कि इनिशियली डेटा होता है, यानी कि इस वेरिएबल को हमने डिफाइन तो किया हुआ, लेकिन अभी इस वेरिएबल में कौन सा डेटा है, तो इस वेरिएबल में अभी कोई भी डेटा नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, लेकिन डेटा का जो फॉर्मेट है वो क्या है, क्योंकि यहाँ से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि मल्टीपल डेटा होंगे, तो वो क्या होगा कि एज ए एरे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ब्लैंक एरे क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये ब्लैंक एरे जो है वो हमारा क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है, उसको अब हमें इंस्टॉल करना है, यानी कि स्टोर करना है कहाँ पे, इस प्रोडक्ट्स के अंदर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फेच के बाद में टाइप करना पड़ेगा आपको .then। ठीक है, .then मेथड, यानी कि जब डेटा फेच हो जाए उसके बाद क्या करना है, यानी कि देन क्या करना है आपको। ठीक है, तो देन क्या करना है, तो देन ये करना है कि जो डेटा आएगा उसको हमें एक वेरिएबल के अंदर क्रिएट करना है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ कि ताकि इजी रहेगा आपको समझने में। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या करना है आपको कि इसको हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर में एज ए जेसन फॉर्मेट में स्टोर करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा रेज, यानी कि रिस्पॉन्स, उसके बाद में एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के बाद आपको टाइप करना है रेज, जो हमने यहाँ पे ये जो रेज क्रिएट किया वो .json। ठीक है, जेसन मेथड। ओके, तो अब ये स्टोर हो गया। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, एक देन मेथड यूज़ करना है कि जब ये स्टोर हो जाए देन क्या करना है हमें। ओके, तो देन में क्या करना है,
हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके अंदर जो हमारा डेटा आया है वो हम इसके अंदर स्टोर करें। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए क्या करना है हमें कि इस फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है डेटा, एक वेरिएबल का हमने नाम डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये क्या होगा एरो फंक्शन में होगा। और उसके बाद क्या होगा कि डेटा के अंदर में जो यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स है इस मेथड को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर में जो डेटा हमने डाला हुआ है मतलब एज ए स्टोर किया हुआ है वो इसके अंदर में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो डेटा आ रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये क्या है, ये इसका फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि डेटा जो है स्टोर कर रहा है। तो कहाँ पे स्टोर होगा, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल के अंदर क्या था, तो ब्लैंक एरे था। लेकिन अब क्या है, जब ये हिट होगा यूआरएल पे तो क्या होगा, इसके अंदर में डेटा हो जाएगा। कौन सा, तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट। ओके, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हमें क्या करना है कि यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ कहाँ पे करना है, तो इसको हमें डिफाइन करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा रैपर है उसके अंदर में हमें डेटा जो है टेबल फॉर्मेट में ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ टेबल और टीडीज़ वगैरह को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टेबल डाला और उसके बाद में यहाँ पे टेबल को मैं क्या करता हूँ कि क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टेबल क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद टी हेड स्टार्ट हो रहा है, टी हेड क्लोज़ हो रहा है, उसके बाद टी आर और टी आर क्लोज़, उसके बाद में जितने भी टी एच हैं वो, यानी कि आईडी के लिए, एक टाइटल के लिए, एक इमेज के लिए और एक एक्शन के लिए। उसके बाद में क्या है कि टी बॉडी स्टार्ट हो रहा है और टी बॉडी क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, अब इस टी बॉडी के अंदर में क्या करना है हमें कि टी आर क्रिएट करना है और उस टी आर के अंदर में क्या होगा कि टी एच होंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल टी आर हो गया ये हमारा, लेकिन ये जो टी एच है ये हमारा क्या होगा, टी डी होगा। ओके, तो इसको मैं रिमूव करके, और हमें कितना टी डी चाहिए, तो 1 2 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं इसको 4 बार कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस टी आर को और जितने भी डेटा है हमारे, ठीक है, उतना बार इस टी आर को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लूप ऐड करेंगे। किसका, जो डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट ऐड करना है, करली ब्रैकेट, इसके अंदर ऐड करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर में टाइप करना है आपको मैप ऑपरेटर। ठीक है, और इस मैप के अंदर में क्या करना है कि टाइप करना है प्रोडक्ट को एज ए पी, और ये फिर एक आ जाएगा एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर में इस तरीके से ब्रैकेट। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर में क्या करना है कि आपको ये HTML जो है ये रिटर्न करना है। ठीक है, इस HTML को रिटर्न करना है। तो अभी क्या आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट है। अब क्या लिखना है हमें, JSX यानी कि HTML लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे, तो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रिटर्न लिख के ब्रैकेट, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर में जो हमारे TR जो है वो TR के साथ में पूरा TD। ठीक है, तो अब जो ये हमारा TD है, इसके अंदर में हमारा जो डेटा है इस प्रोडक्ट्स के अंदर में, यानी कि टाइटल, इमेज, आईडी, वो हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम लूप ऐड करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि एक एज ए की एक यूनिक आईडी पास करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ की, और हमारे पास यूनिक क्या है, तो यूनिक है हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी। तो उसके लिए इक्वल और इस तरीके से ब्रैकेट और p.id, यानी कि p हमने यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट जो है उसको हम एज ए p यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो p.id यानी कि सिंगल प्रोडक्ट की आईडी।
ओके। अब ये क्योंकि लूप में है तो जितने भी प्रोडक्ट ऐड हो गए उन सब की आईडी हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्या करना है कि हमें इस आईडी में भी हमें प्रोडक्ट की आईडी डिस्प्ले करनी है, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना क्या, प्रोडक्ट का टाइटल, और यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज। ओके, तो यहाँ पे आईडी हो गए, यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो हमने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे इमेज, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होगा कि जो हमारा एक्शन है वो एक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक्शंस ही पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम इसको जब सेव करेंगे तो ब्राउज़र पे आपको जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इसके अंदर में जो भी, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की आईडीज़ आ गई, टेबल आ गया, उसके अंदर में टाइटल के अंदर में टाइटल सारे ऐड हो गए, और इमेज के अंदर में इमेज का जो यूआरएल है वो आ गया, और एक्शन में तो हमने एक्शन ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इमेज को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। और कट करने के बाद में यहाँ पे हमें एक img टैग डिफाइन करना पड़ेगा इमेज के लिए, और इसके अंदर में क्योंकि ये इमेज है तो इमेज का पाथ डिफाइन करने के लिए क्या होता है, src डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस src में इक्वल टाइप करके, और जो हमने अभी कट किया था यानी कि p.image, ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इतना से भी ये वर्क कर जाएगा, बट इसको जब आप सेव करेंगे तो एक आपको एरर मैसेज तो नहीं, मतलब वार्निंग आएगा कि ऑल टैग आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि ऑल टैग ऐड करना है, और ऑल टैग ऐड करने के लिए क्या है कि ऑल टैग भी जो है वो हमारा डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो ऑल्ट है वो मैं ऐड कर देता हूँ इसका टाइटल प्रोडक्ट का, ठीक है। ऑल्ट टैग क्या करेगा कि अगर इमेज नहीं है तो वहाँ पे वो ऑल्ट टैग डिफाइन करेगा, और ये एसईओ के लिए भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद में जो इमेज आएगी उसका विद काफ़ी होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें विद डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद जो है वो हमारा हो जाएगा इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं 90, ठीक है। यानी कि जो इमेज है उसका साइज़ 90 होगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से और कर देता हूँ कि ताकि आपको और इजी हो समझने में। ओके, तो ये इमेज src के अंदर में हमारा पाथ, ऑल्ट के अंदर पाथ, और ये इस तरीके से क्लोज होगी। अब इसे सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस थी उन प्रोडक्ट की वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि टाइटल तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है और इमेजेस ऐड कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के लिए एक्शन ऐड करना है, और अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसको हमें क्या करना है कि एडिट के लिए इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम मैं करना चाहता हूँ वो चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे बटन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस एक्शन के अंदर में हमें क्या करना, 2 बटन ऐड करना, एक एडिट के लिए और एक डिलीट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक बटन एडिट के लिए, सॉरी मतलब डिलीट के लिए पहले मैं बटन क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे डिलीट, फिर उसके बाद एडिट का बटन जो है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करना है कि इस बटन पे आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक इस तरीके से आपको टाइप करना है, इक्वल ब्रैकेट, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या करना है कि एक एरो फंक्शन क्रिएट करना है, और फिर इस एरो फंक्शन के अंदर में क्या करना है आपको कि मेथड का नाम पास करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड का नाम रख रहा हूँ डेल, ठीक है। अब ये जो डेल है हमारा, ठीक है, सिंपल डेल रखना, क्योंकि डिलीट जो है वो कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, रिजर्व कीवर्ड, तो इसलिए डिलीट नहीं लिखना आपको, ठीक है। डेल लिख सकते हैं, डिलीट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं लिख सकते आप,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जब इस पर डिलीट हो तो कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आईडी पास करेंगे, किसकी प्रोडक्ट की आईडी। तो इससे क्या होगा, तो इसके लिए p.id टाइप करनी है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जिसकी भी आईडी प्रोडक्ट यहाँ पे पास होगी उसको ये क्या करेगा कि डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि ये डेल जो है वो हमें फंक्शन क्रिएट करना है। तो इसको क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे हमने यूज़ इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसके जस्ट बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डेल। तो इसके लिए आपको कॉन्स्ट डेल इक्वल एरो फंक्शन इस तरीके से, और इस फंक्शन के अंदर में क्योंकि हमें वहाँ से बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आईडी पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए पैरामीटर हमें क्या करना होगा कि वो आईडी को रिसीव करना होगा। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर में फेच मेथड यूज़ करना है और उसके अंदर पाथ डिफाइन करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे कि डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे फेच मेथड यूज़ किया हुआ है सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें फेच मेथड यूज़ करना है, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि फेच मेथड के अंदर में यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है, वो क्या है URL, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर अभी इसके साथ में हमें पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा ऐड करना है। कॉमा ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसी के अंदर में इस तरीके से ब्रैकेट ऐड कर देना, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद इसको एंटर करना। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या होता है कि ये गेट मेथड था तो यहाँ पे मैंने मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिलीट मेथड है। तो यहाँ पे आपको मेथड जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली कैप्स में यहाँ पे लिखना है मेथड कॉलन और इस तरीके से सिंगल कोट के अंदर में डिलीट लिखना है, ओके। तो अब रहा सवाल कि ये URL जो है इसके बाद हमें क्या करना है कि आईडी अगर हम ऐड करेंगे तो उस प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी इसको और उसको ये डिलीट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईडी आएगी कैसे, तो यहाँ पे /ID हमें लिखना है। लेकिन वो आईडी क्या है जो यहाँ से पास होगी वो होगी, यानी कि वो क्या है, डायनेमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायनेमिक वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। डायनेमिक वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इस तरीके से डॉलर लिखना हो और डॉलर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और इस ब्रैकेट के अंदर में सिंपल आपको आईडी टाइप कर देनी है, ठीक है। अब ये आईडी आपका हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये एज ए स्ट्रिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एज ए स्ट्रिंग नहीं, ये वेरिएबल है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको इसको एज ए स्ट्रिंग करने के लिए यहाँ पे आप प्लस साइन का भी यूज़ करके इसको ऐड कर सकते हैं। बट मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद जो ये कोट है, सिंगल कोट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बैकटिक्स। बैकटिक क्या है, सेम उसी तरीके से जैसे कोट होता है उसी तरीके से होता है ये, लेकिन ये हल्का सा तिरछा होता है, ठीक है, एंगल बना हुआ होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा कि आपके कीबोर्ड में जहाँ पे 1 लिखा होता है उसके जस्ट लेफ्ट में ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर एस्केप कमांड के एस्केप जो बटन होता है उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है, उसके नीचे और 1 के लेफ्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर हम सेम URL पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि इसको ये एज ए पैरामीटर ले रहा है, ये पहले नहीं समझ रहा था कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरामीटर जो है इसको दिखा रहा है कि आईडी है, ओके। तो यहाँ पे अब इसको आईडी मिल गई है और ये मेथड हमने डिलीट पे ऐड भी कर दिया है। और जब अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि अब ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये डिलीट कहाँ से होगा, डेटाबेस से होगा, ठीक है। और जब हम डिलीट करेंगे तो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, बट हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि UI यहाँ पे जो बटन है, मतलब जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, बट ये पता नहीं चलेगा कि हमें डिलीट हुआ या नहीं। कब पता चलेगा, जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है कि जो डेटाबेस से तो डिलीट हो ही रहा है, साथ के साथ हमारा फ्रंट एंड से भी ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सेट प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया था उसका यूज़ करके डेटा को जो है हमें फ़िल्टर करना है, यानी कि इसको फ़िल्टर्ड डेटा प्रोवाइड कराना है डिलीट करने के बाद में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे आपको टाइप करना है जो हमारा सेट प्रोडक्ट मेथड है वो
और इस सेट प्रोडक्ट मेथड के अंदर में कॉल करना है आपको प्रोडक्ट्स, और इसके ऊपर में आपको क्या करना है कि यूज़ करना है कि डॉट फिल्टर मेथड, ठीक है। और ये फ़िल्टर कैसे वर्क करता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा आपको कि ये आईडी से मैच करता है, ये आईडी से, ठीक है। जिस आईडी को ये मैच करेगा उस आईडी को छोड़ करके बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं इस एरे में उसको ये वापस से रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसके लिए आईडी को मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा p यानी कि प्रोडक्ट, और उसके बाद में एरो फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो ये p हमने टाइप किया है उस p से p डॉट id और एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल, उसके बाद में id, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आईडी यहाँ पे जो पास हो रही है वो आईडी और जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट आ रही है, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उसकी आईडी इसमें से ये मैच करेगा। जिससे इसकी आईडी मैच होगी उसको छोड़ करके, ठीक है, वो इसका मतलब ये है कि उसको छोड़ करके बाकी के सारे को इसे क्या करना है कि रिटर्न करना है, ओके। अब ये क्या करेगा कि सेट प्रोडक्ट का हमने यूज़ किया हुआ जो कि फंक्शन है, तो ये इसके अंदर में उन प्रोडक्ट्स को ही सिर्फ रखेगा जिसकी आईडी इससे मैच नहीं कर रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बटन भी आ गया, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा तो फिर इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस डेटाबेस से ये फर्स्ट इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ ताकि जब ये डिलीट हो तो फिर हम इसको डायरेक्ट डेटाबेस में ऐड करके फिर वापस से यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐड करने की फंक्शनलिटी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस पर डिलीट करता हूँ इस वाले को। जब मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये गायब हो गया, फ्रंट एंड से भी गायब हो गया, और अगर डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही डेटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो भी आपको 2 ही डेटा में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डेटा है। और अगर इस URL पे अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वापस से तो यहाँ पर भी 2 ही दिखेगा, क्योंकि एक को हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो जो हमने डिलीट किया था उसको हमने ऑलरेडी डिलीट होने से पहले कॉपी कर लिया था, ठीक है, ताकि हम वापस से डेटाबेस में ऐड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से Ctrl+V कर देता हूँ, यानी कि पेस्ट कर देता हूँ जो हमने डिलीट किया था, ये 3 वाले। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पे 2 ही दिखेगा, लेकिन अब क्योंकि डेटाबेस के अंदर 3 हो चुका है वापस से, तो इसको अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे 3 दिखेगा, ठीक है। और ऐप पे भी 2 ही दिखेगा अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो, क्योंकि अब 3 डेटा है तो ये 3 दिखेगा, ओके। अब रहा सवाल कि लिस्टिंग हो गई, डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक फॉर्म क्रिएट करना है, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमें क्या करना है कि ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्रोडक्ट क्रिएट के ऊपर चलेंगे, यानी कि प्रोडक्ट क्रिएट कंपोनेंट के ऊपर में, और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डायरेक्टली फॉर्म पूरा ऐड करके और मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। तो कॉपी करके यहाँ पे मैं सीधा पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो बेसिकली क्या है इस फॉर्म के अंदर में, सिंपल HTML फॉर्म है, एक लेवल है, एक इनपुट है, फिर एक लेवल है, फिर एक इनपुट है, एक बटन है, ठीक है। लेवल कौन सा, ये टाइटल के लिए, ये इनपुट कौन सा, टाइटल के लिए, ये लेवल इमेज के लिए, ये इनपुट इमेज के लिए, और यहाँ पे बटन जो है ऐड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसके अंदर में क्या हो रहा है कि ऑन सबमिट के ऊपर एक सबमिट नाम का मेथड कॉल कर रहे हैं, जिसको अभी हमें डिफाइन करना है, जो कि अभी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन चेंज मेथड ऐड किया हुआ है दोनों के अंदर में, और दोनों के अंदर में क्या लिखा हुआ है कि सेट टाइटल लिखा हुआ है, सेट इमेज लिखा हुआ है। ये क्या है, फंक्शन है दोनों, और इन दोनों फंक्शन के अंदर में क्या हो रहा है कि e.target.value ऐड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया था कि इस प्रोडक्ट के अंदर में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उसके साथ में यूज स्टेट का यूज़ करके उसके साथ में हमने फंक्शन डिफाइन किया था। तो
सेम ये किस लिए हमने क्रिएट किया था, लोकल डेटा, जो लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे वही फंक्शन यूज़र है टाइटल के लिए और इमेज के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये क्या कर रहा है कि उन दोनों फंक्शन को यूज़ करके जो भी फॉर्म है उसके अंदर जो भी हम टाइप करते हैं उस डेटा को ये इस फंक्शन का यूज़ करके क्या कर रहा है कि स्टोर कर रहा है। कहाँ पे, तो लोकल वेरिएबल जो है यानी कि यूज स्टेट का उसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो जिस वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यूज स्टेट का हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे यूज स्टेट हुक का, और दो वेरिएबल क्रिएट किया, एक टाइटल के लिए एक इमेज के लिए, और दोनों के लिए एक फंक्शन सेट टाइटल और सेट इमेज, जो कि हमने यहाँ पे दोनों को डिफाइन किया हुआ है। और उससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि इन दोनों के अंदर जो भी बटन मतलब जो भी डेटा टाइप कर रहे हैं दोनों इनपुट के अंदर में, वो इस दोनों के अंदर में अपडेट कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, ये दोनों ब्लैंक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमें इस सबमिट फंक्शन को क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे इस तरीके से कॉन्स्ट सबमिट इक्वल एक एरो फंक्शन क्रिएट करना है, और इस एरो फंक्शन के अंदर में हमारा मेथड हो जाएगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि ये जब फॉर्म हमारा सबमिट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट फॉर्म के अंदर में क्या होता है, जब आप उसको क्लिक करके सबमिट करते हैं तो वो रिफ़्रेश होता है। ठीक है, तो उस रिफ़्रेश को पहले हमें क्या करना है कि रोकना है, यानी कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है बिहेवियर उसको हमें मतलब रोकना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे ई यानी कि इवेंट एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस इवेंट को यूज़ करके प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि फॉर्म जो है हमारा सबमिट होगा बट रिफ़्रेश नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि फेच मेथड का यूज़ करना है, जैसे हमने यहाँ पे फेच मेथड का यूज़ किया था सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो इस फेच मेथड को मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसी तरीके से हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम उसको क्या करेंगे कि डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये हमारा फेच मेथड हो गया। इसके अंदर में हमने URL पास किया है, और उसके बाद में पोस्ट मेथड ऐड करना है हमें, तो जिसके लिए हमने ब्रैकेट ऐड किया, जैसे कि हमने डिलीट के लिए किया था कि ताकि हम यहाँ पे मेथड ऐड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेथड कौन सा हो गया, पोस्ट। इसके अलावा हमारे पास हेडर भी यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, जो कि क्या है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बॉडी डिफाइन किया, बॉडी के अंदर में हमने डिफाइन किया हुआ है टाइटल और इमेज, जो कि ये वेरिएबल है हमारा। ठीक है, क्योंकि इनपुट के अंदर जब हम टाइप करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, उन डेटा को इसके अंदर में स्टोर कर देगा। ठीक है, जब इन दोनों को स्टोर कर देगा तो इसके अंदर डेटा होगा, उस डेटा को हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी क्या है ये कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब API पे ये जाता है तो वहाँ पे इसको चाहिए क्या, जेसन फॉर्मेट, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए एज ए जेसन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जिसको यूज़ किया हुआ हमने, और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया हुआ है। यानी कि अब क्या है ये कि एज ए जेसन स्ट्रिंग जो है ये बन करके जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये फेच यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जब फेच ये कंप्लीट हो जाए, यानी कि जब हम नया प्रोडक्ट ऐड करें, तो पोस्ट जब ऐड हो जाए तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पे, तो प्रोडक्ट्स के पेज पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देन यूज़ करना पड़ेगा, और देन के अंदर में हमें क्या करना है कि इसको रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जो यूज स्टेट है इसको पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो ये क्या करेगा कि एरर हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज स्टेट आपको इंपोर्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे हमने यूज स्टेट इंपोर्ट किया सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, यूज हिस्ट्री इंपोर्ट करना है। ठीक है, यूज हिस्ट्री कहाँ से इंपोर्ट करना है, राउटर से।
ठीक है, यानी कि रिएक्ट राउटर डॉम से यूज हिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है, हुक है। अब इस हुक को यूज़ करना है कहाँ पे, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया इसका नाम हमने हिस्ट्री रखा हुआ और इसके बाद हमने यूज़ हिस्ट्री हुक को हमने डिफाइन कर दिया। अब इस हिस्ट्री के साथ में एक मेथड मतलब यूज हिस्ट्री के साथ में एक मेथड होता है जिसको कहते हैं हम पुश मेथड। ठीक है, उसको हमें यूज़ करना है कहाँ, इस देन के अंदर में, यानी कि जब ये सबमिट हो जाए डेटा हमारा फॉर्म का, तब उसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक एरो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है इस तरीके से, और फिर इस एरो फंक्शन के अंदर में हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे हिस्ट्री डिफाइन किया हुआ है, इस हिस्ट्री को यूज़ करना है, हिस्ट्री, उसके बाद डॉट पुश मेथड। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर में क्या करना है हमको कि हमें जो भी हमारा URL है वो हमें यहाँ पे पास कर देना है, यानी कि जहाँ हम सेंड करना चाहते हैं। सेंड कहाँ करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि पोस्ट प्रोडक्ट्स पेज पे जाए, तो इसके लिए /admin/products। ठीक है, अब क्या होगा कि इस जो भी यहाँ पे URL होगा उस URL पे ये सबमिट हो जाएगा, मतलब चला जाएगा कब, जब ये सबमिट होगा तब। ओके, तो ये हमारा ऐड प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद में जब हम ऐड प्रोडक्ट के लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर अगर कुछ भी हम इस तरीके से डमी टाइप कर देते हैं अगर, और ऐड कर देते हैं, तो ये एज ए प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है और ये ऑल टैग डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे टाइटल हमने डाला था इसका ऑल टैग में, इसलिए ऑल टैग आ रहा है। और क्योंकि ये इमेज है तो इसको पाथ चाहिए, यानी कि URL चाहिए इमेज का, तो ये यहाँ पे जो है नहीं, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट जो है आपने देख लिया कि कैसे ऐड होता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगर डेटाबेस के अंदर में जाएंगे db.json में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथा प्रोडक्ट जो है वो ऐड है, जो कुछ भी हमने टाइप किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे इमेज की जगह पे डमी कंटेंट कुछ भी ऐड किया हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि एडिट फंक्शनलिटी ऐड करूँ और इसको ऐड करके यहाँ पे इमेज ऐड करूँ। ठीक है, इमेज ऐड करूँ और इसको अपडेट करूँ। ठीक है, तो इसको अपडेट करने के लिए फिर हमें यहाँ पे एक अपडेट का मेथड ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा ऐड प्रोडक्ट है उसका बटन ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था कि जो हमारा लेआउट है जिसके अंदर हमने यूज़ किया था उस तरीके से, ताकि हमारा लेआउट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स पेज के अंदर में आपको क्या करना है कि जो हमारा ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के जस्ट ऊपर में हमें एक लिंक ऐड करना है, जिसके लिए हमने रिएक्ट राउटर डॉम का लिंक यूज़ किया। 2 के साथ में हमने यहाँ पे पाथ डिफाइन किया है किसका, क्रिएट का, और इसके बाद क्लास नेम जिसमें हमने बटन ऐड किया हुआ। ये कहाँ पे है बटन, ये CSS के अंदर डिफाइन है, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक ऐड किया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, तो इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। अब सेव करके वापस से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करने पे जो है प्रोडक्ट वो मतलब ऐड प्रोडक्ट पे जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो क्लिक करने पे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फॉर्म के ऊपर जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, यानी कि इस प्रोडक्ट को हमें एडिट करना है, तो इसके लिए एडिट फंक्शनलिटी जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसके ऊपर सेम जैसे हमने वहाँ पे एडिट मतलब ऐड करने के लिए लिंक ऐड किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें एक लिंक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब इस बटन के जस्ट बाद हम यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिंक क्या है, बेसिकली एडिट के ऊपर ये लिंक है, और यहाँ पे हमने क्लास ऐड किया हुआ बटन। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 डाला हुआ है। 2 के बाद हमने यहाँ पे admin/products/ यहाँ पे p.id डाली हुई है, ID गेट करने के लिए डायनेमिक, और उसके बाद /edit लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये वेरिएबल है
और डायनेमिक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करके यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन किया। बैकटिक्स कौन सा है? आपके कीबोर्ड में जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा जो लिंक है वो ऐड हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमने क्यों ऐड की है ये अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं बताता हूँ। ये इस URL के लिए हमने, ताकि यहाँ पे जो है वो आईडी आ सके, ठीक है। अब इस आईडी का हम क्या करेंगे कि URL से हम डेटा इस आईडी के थ्रू गेट करेंगे, और जो भी हमारा फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर में उसका डेटा ऐड करेंगे, और फिर वो डेटा जो है उसको हम अपडेट या फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट का बटन है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, इसको एडिट करना है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एडिट प्रोडक्ट पे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्म वॉर्म अभी है नहीं, ठीक है। बाकी वैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आईडी जो है 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने 4 वाले पे ऐड किया हुआ था, ठीक है। अगर आप डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आईडी 4 है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये URL जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब इस 4 का यूज़ करके हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है कि डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट edit.js फाइल के अंदर में जाना पड़ेगा, और ये जो बेसिकली जो फॉर्म वगैरह है, ये सारा का सारा जो कंटेंट है, ये पूरा का पूरा हमारा जो पोस्ट क्रिएट करने वाला जो है सब कुछ वही सेम लॉजिक वगैरह सारी चीज़ें वही यहाँ पे यूज़ होने वाली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे कंपोनेंट को मैं कॉपी करके, ताकि हमारा टाइम बच सके, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम जो है प्रोडक्ट edit.js, वो हम क्या करते हैं कि बस हमें यहाँ पे ऐड करना है, मतलब कि एडिट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट एडिट, और यहाँ पे फिर इसको हम पास कर देते हैं प्रोडक्ट एडिट, ठीक है। फॉर्म जो है वो हमारा सब कुछ ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे हम चेंज करके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, बटन को। बाकी ये सारा फॉर्म जो है सेम वैसे ही रहेगा। ये जो हमने सबमिट जो यहाँ पे हमने ऐड किया है सेम सबमिट फंक्शनलिटी होगी। बाकी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है जो कि मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज करना है वो हमें चेंज करना है क्या, एक तो हमने टाइटल यहाँ पे ऐड किया हुआ है जिसके अंदर हमारा टाइटल आ जाएगा, एक हमने इमेज ऐड किया हुआ है, ये सब बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। यूज़ हिस्ट्री जो हमने यूज़ किया हुआ है ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली जो हमारा आईडी है, ठीक है, इस आईडी के थ्रू जो भी पोस्ट है हमारे, यानी कि पोस्ट 4 है, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले हमें गेट करनी है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन पहले गेट करके और फिर हमें क्या करना है कि इन दोनों को अपडेट करना है उसका जो डेटा होगा उससे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस सबमिट के जस्ट बाद में यहाँ पे जैसे हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो हमने यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ किया था ये वाला, और इसका यूज़ करके जैसे हमने किया था सेम इसी तरीके से हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ कि आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम यूज़ इफ़ेक्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यूज़ इफ़ेक्ट आपको पता है किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने फेच डाला हुआ है, फेच के अंदर में हमने क्या किया हुआ है कि URL ऐड किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हमने आईडी गेट की हुई है। आईडी के लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, props.match.param.id, ठीक है, यानी कि जो आईडी जब हम स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं उसकी आईडी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो आईडी गेट करने के लिए हमें इस फंक्शन के अंदर में props डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आईडी कहाँ से आएगी, जब हम प्रोडक्ट्स पे जिस पे हम क्लिक करेंगे यानी कि यहाँ पे तो ये जो आईडी है हमारी वो आईडी हमें एज ए प्रॉप यहाँ पे मिल जाएगा और इसको हमने गेट करके यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हुआ, और क्योंकि ये सब वेरिएबल है एज ए वेरिएबल यानी कि डायनेमिक है, तो इसके लिए हमने डॉलर यूज़ किया हुआ और इसको बैकटिक में ऐड कर दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये डेटा जब
आएगा URL से, तो उसके बाद क्या करना है, तो इसके लिए हमने देन यूज़ किया हुआ। देन का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा आ रहा है उसको एज ए रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, इस वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फिर देन दोबारा एक देन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब डेटा ऐड हो जाए तो दूसरा देन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब डेटा ऐड हो जाए देन क्या करना है हमें, तो देन क्या करना है कि प्रोडक्ट नाम का एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये जो हमारा सेट टाइटल है और सेट इमेज, इन दोनों का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, और उसके अंदर हमने पास कर दिया क्या, जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो और जो प्रोडक्ट का इमेज है वो। इससे क्या होगा कि अब इन दोनों के अंदर में जो प्रोडक्ट का डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक हमने कमेंट ऐड किया हुआ। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कंपाइलर में एरर एक आएगा, तो उसको वो बेसिकली एक वार्निंग आती है, तो उसको हमने वार्निंग ना दिखाया, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको इग्नोर कर देना है, मतलब डिसेबल किया हुआ है, ओके। तो ये जब डेटा इस सेट टाइटल के अंदर में आ जाएगा तो इसके अंदर में वो डेटा आ गया। अब इस डेटा को क्या करना है कि जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर में वो डेटा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले मैं इसको सेव करता हूँ एक बार, और फिर एक बार चेक करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिख रहा है कि यूज इफेक्ट अनडिफाइंड है, ठीक है। क्यों डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया हुआ लेकिन कॉपी यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो पहले ये ऐड कर देते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अब ये सक्सेसफुली जो है ये सेव हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि ये एरर उस फॉर्म के अंदर में हमने क्लिक किया था, जिसकी वजह से ये एरर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वापस से हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है कि ये दोनों ब्लैंक है, ठीक है। तो इसकी ID 4 है, जिसकी और वो डेटा जो है हमें 4 का इसके अंदर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो दोनों हमारा फॉर्म है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, और उसके अंदर में वेरिएबल का नेम डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो हमारा टाइटल हो जाएगा, यानी कि ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पे ऐड किया वो। दूसरे का फिर हम इसी तरीके से क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ऐड कर देते हैं क्या, इमेज, ठीक है। सेव। अब क्योंकि इसके अंदर में API के थ्रू डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ID 4 का डेटा आ रहा है। अगर आप किसी दूसरे को ऐड करेंगे, सपोज करो गूगल पिक्सल को, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल पिक्सल आ रहा है और उसकी इमेज की URL आ रही है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि अब डेटा तो हमारा इसके अंदर आ चुका है, लेकिन अब इसको हमें क्या करना है कि अपडेट करना है, यानी कि जो भी हम इसके अंदर टाइप करके सेव करें तो वो डेटा हमारा यहाँ पे चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर एडिट, अब एडिट फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी है। तो एडिट फंक्शनलिटी के लिए क्या करना है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्म पे सबमिट लिखा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस फेच मेथड का जो हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है, तो सबसे पहले तो फेच के अंदर में जो URL है वो हमें यहाँ पे ID के साथ में पास करनी है, यानी कि जिसको हमें चेंज करना है उसका ID सेंड करना है, और वो ID कहाँ से गेट होगा, तो एज ए पैरम जो है वो गेट होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर जो पैरम आ रहा है प्रॉप्स, जैसे यहाँ पे हमने गेट किया था उसी तरीके से ID हमने डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पोस्ट मेथड आ रहा है इसकी जगह पे हमें क्या करना है कि ये क्या होगा कि ये पुट हो जाएगा, यानी कि अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो कंटेंट टाइप है ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो वैसे ही रहेगी, और इसके बाद अपडेट होने के बाद ये जहाँ जाना चाहिए वो भी सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। तो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अगर मैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डैश अपडेटेड लिखता हूँ, ठीक है, और URL जो है मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि इस डेटाबेस से एक URL ऐड कर देता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं URL अपडेट कर देता हूँ। ओके, अब इसको जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज का हमने यूज़ किया था इसके साथ में, तो वो इमेज आ रही है और यहाँ पे हमने अपडेटेड लिखा था तो ये अब अपडेटेड आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आप एडिट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे बाकी की लिस्टिंग जो है वो आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा फंक्शनैलिटी जो है CRUD एप्लीकेशन का वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की, यानी कि रिएक्ट हुक हो या फिर रैपर हो या फिर कंपोनेंट्स हो या फिर जो डेटा हमने कैसे गेट किया वो हो या फिर CRUD एप्लीकेशन हो, यानी कि रीड का, ऐड का, एडिट का, डिलीट का, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फिर हमें कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी।